हेलो स्टूडेंट्स। आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए हम एक जीके का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विनय कक्षा प्लेटफॉर्म पे। ये पहला लेक्चर है, जनरल नॉलेज का सेक्शन में आपका कवर करूंगी। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ आपको बता देती हूँ। राइट नाउ मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। आई एम अ टॉपर फ्रॉम माई स्कूल, देन देयर आफ्टर आई डिड बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन इंडिया, दैट इज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। देन आई डिड माई मास्टर इन द सेम फील्ड टू। उसके बाद 7 to 8 years का वर्क एक्सपीरियंस। उस वर्क एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए मुझे विनय कक्षा प्लेटफॉर्म पे इस सेक्शन को कवर करने का मौका मिला है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे के सारे कंसेप्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड क्लियर कर पाऊँ। तो जो भी कोई डाउट हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा आईडी साइड में मेंशन है विनय कक्षा लेफ्ट साइड पे, और इवन मेरे को भी मेरी इंस्टा आईडी पे प्रिया ठाकुर 432 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि सामने मेंशन है, मेरा नाम प्रिया ठाकुर है और मैं आपका जीके का सेक्शन कवर करूंगी। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है, उसके अंदर एक सेक्शन है जहां पे आपका डीपीएसपी भी कवर है। तो डीपीएसपी की फुल फॉर्म जो है वो सामने मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, एंड जो ये आपका डीपीएसपी है, ये कौन से आर्टिकल से कहाँ से कवर है? 35 आर्टिकल से 51 आर्टिकल तक कवर है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डीपीएसपी है वो किस कंट्री से उठाया गया। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे कि आपका हो गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इम्पीचमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने किसी ना किसी देश के संविधान से जो पहले बन चुके हैं वहां से उठाए थे बी आर अम्बेडकर ने। तो डीपीएससी वाला कंसेप्ट हमने कहां से उठाया था? इसका करेक्ट आंसर है आपका आयरलैंड। हमने आयरलैंड से उठाया था, और इवन आयरलैंड का भी ये अपना नहीं है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी स्पेन से इंस्पायर होकर यहाँ पे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पुट किया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन जो आपको जानना है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो है कि डीपीएसपी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि डीपीएसपी का यूजुअली जो कंपैरिजन आता है वो किसके साथ आता है? फंडामेंटल राइट के साथ आता है। तो इसको मैं यहां लिख देती हूँ। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इन नेचर बोलते हैं, और डीपीएसपी को हम पॉजिटिव इन नेचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नेगेटिव इन नेचर फंडामेंटल राइट्स को? फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स का है 12 से लेके आपके 35 तक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जो बेसिक राइट है जो आपको जन्म से दे रखे हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। नेगेटिव राइट ये इसलिए कहते हैं कि अगर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट आपको ये राइट्स नहीं देती है, या किसी भी तौर तरीके से आपका ये राइट्स अगेंस्ट में आपका जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? स्टेट के अगेंस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट डीपीएसपी क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस है, जनरल सोशल गाइडलाइंस है, जो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इक्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। तो ये सब क्या, अगर ये सब नहीं फॉलो करती है आपकी स्टेट, तो उसके लिए आप कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते। दैट इज पॉजिटिव इन नेचर। तो इसको ये भी बोला जाता है कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, और दैट इज एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। ठीक है, आपको आर्टिकल पता चल गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये पता चल गया, एनफोर्सिएबल है कि नॉन एनफोर्सिएबल है ये पता चल गया। ओके, तो साथ साथ नोट बनाते रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 फैक्ट एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हमें ये पता चलता है कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसी के रिपीट होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कंसेप्ट के टॉपिक रिपीट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेट्स इन द रेलिंग ऑफ द बरहट स्तूपा वर बिल्ट ड्यूरिंग विच पीरियड। तो कौन सा पीरियड था जिसमें ये बरहट स्तूपा बिल्ड किया गया था? ताकि माइंड में इमेज के साथ हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रहती है, तो मैंने इमेज लगा दिया। या आप सामने जो देख रहे हैं ये स्तूपा है, तो स्तूपा के जो गेट्स और रेलिंग है वो कौन से पीरियड में फेमस हुए थे? तो बेसिकली ये सेकेंड बीसी में फेमस हुए थे। और उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? उस टाइम पे आपकी लास्ट जो 4th में मेंशन है, शुंगा डायनेस्टी चल रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4th शुंगा। शुंगा डायनेस्टी के बारे में आप क्या जान सकते हैं कि शुंगा डायनेस्टी से पहली डायनेस्टी कौन सी थी? मौर्य डायनेस्टी थी। ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी को सक्सीड किया था शुंगा डायनेस्टी में। अब ये जो स्तूपा है ये कहाँ पे? ये स्तूपा आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसकी क्यों फेमस है? बिकॉज इसके ऊपर बुद्ध
की टीचिंग, उनका पिछला जन्म, उन्होंने जो अपने टीचिंग दी है वो सारे के सारे मेंशन है। और ये कौन सी लिपि में मेंशन है, कौन सी स्क्रिप्ट में मेंशन है, ये आपके मेंशन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और जो बुद्ध की जो कहानियां हैं, टेल्स हैं, स्टोरीज है, उनको हम क्या बोलते हैं, जातका टेल्स। तो वो इसके ऊपर एनग्रेव्ड है, उसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो बृहद स्तूपा कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में। और कौन सी डायनेस्टी में बिल्ड किया गया था, सेकंड बीसी शुंगा डायनेस्टी में बिल्ड किया था। फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको क्या जानना, माइकोप्लाज्मा बेसिकली है क्या, ये बायोलॉजी टॉपिक से पूछा गया है। आपने बायोलॉजी टॉपिक में पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टाइप आता है बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आपको पता होगा, बहुत बार आपने सुना होगा। अब इस बैक्टीरिया के होने से होता है क्या, इस बैक्टीरिया के होने से आपको कफ, इन्फ्लुएंजा के, खांसी, कोल्ड, ये सब बीमारियां हो जाती है। तो जब से कोविड गया है तब से कोई भी ऐसा कॉज है या कोई भी ऐसा रीजन है जिसके वजह से हमें कफ, खांसी, जुकाम होता है, तो वो काफी ना कहीं इंपॉर्टेंट है अब न्यूज में। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में स्पेशल बात क्या है कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया जिसकी जो वॉल होती है ना, एक सेल की वॉल होती है, वो वॉल इसमें नहीं है। अब जब वो वॉल इसमें नहीं है तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक दवाई दी जाती है जिसका नाम क्या है, पेंसिलिन। अब वो पेंसिलिन जब इसको दी जाती है तो वो क्या करता है, वो वॉल पे अटैक करता है जिससे बैक्टीरिया को मार सके। अब इसकी वॉल ही नहीं है तो उस पर अटैक करने के बाद वो जो एंटीबायोटिक है वो इस पे काम नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो यस, ये ट्रू है इसके बारे में। और मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, बैक्टीरिया है, पेंसिलिन, एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करती। इससे आपको क्या क्या होता है, ये एयर के थ्रू फैलती है और इसमें होता है क्या क्या, इससे आपको ड्राई कफ, सोर थ्रोट, माइल्ड फीवर और फटीग हो सकता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गुरु गोबिंद सिंह एस्टैब्लिश द खालसा पंथ। तो खालसा पंथ के बारे में क्या स्पेशल है, तो हमारी क्या डेट थी, हमारी 13 अप्रैल 1699 ईयर था। उस दिन क्या हुआ था, आंसर आपको पता चल चुका है, सेकंड है 1699। लेकिन जो जानना है वो ये है, खालसा पंथ एस्टैब्लिश करा था गुरु गोबिंद सिंह ने, बैसाखी का दिन था। तो वो एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे जिस दिन उन्होंने 1000 से ज्यादा वॉलंटियर वहां पे इकट्ठा हुए थे। कहाँ पे इकट्ठा हुए थे, एक जगह है आनंदपुर साहिब, और आनंदपुर साहिब कहाँ पे है, पंजाब में। तो उस टेस्ट में क्या हुआ था, उस टेस्ट को बोला जाता है टेस्ट ऑफ फेथ कंडक्ट किया था, जहां पे ये बोला गया था कि कौन अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है फेथ के लिए। तो उसमें कौन थे, 5 लोग आगे बढ़ के वॉलंटियर किया था। उन 5 को किस नाम से आजकल जाना जाता है, 5 प्यारे नाम से जाना जाता है। तो तब से ये ट्रेडिशन बन गया कि जो भी ये खालसा के अपनाएगा, इसे खालसा पंथ को अपनाएगा, तो वो क्या फॉलो करेगा, कुछ ये चीजें फॉलो करेगा जिसमें क्या है, आपके 5K हैं। 5K में पहला K क्या आपका बताता है, केश, बाल। फिर आपका बताता है कड़ा, फिर है आपका कंगा, फिर है आपका कचेरा। कचेरा का माने क्या होता है, कॉटन गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स। और फिर है आपका किरपान, ठीक है। और ये कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है, ऑब्वियसली सिंह कम्युनिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, लेबर फोर्स सर्वे। सर्वे करा गया एनुअली, यानी कि हर साल करा जाता है। क्या करा गया था, क्या बताया गया था, व्हाट वाज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर मीनिंग भी नहीं पता है तो नाम में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। पार्टिसिपेशन माने कितने लोग हैं जो एज अ लेबर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो पार्टिसिपेशन रेट है तो किसमें होगी, परसेंटेज में होगी। तो ये शो करता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जो कि क्या है 15+ है। तो 15+ की कैटेगरी में या तो वो वर्क कर रही है ऑलरेडी एज अ लेबर, या फिर वर्क को क्या कर रही है, सीक कर रही है, ढूंढ रही है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ये दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो 2021 और 22 के लिए तो आपका आंसर है 57.9, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। लेकिन जो करंट डेटा है वो मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये न्यूज में दोबारा आया तो करंट डेटा आपसे पूछा जाएगा, जो कि है 2023-24 का, 23 से 24, अब 25 चल रहा है तो 23 से 24 सितंबर में आया था। और अगर इस साल की आएगी पॉलिसी, एनुअल पॉलिसी, तो फिर से सितंबर में आएगी, तो वहां से अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। अभी जो करंट और लेटेस्ट डेटा है वो सितंबर का, 7 सितंबर को इसकी रिपोर्ट आई थी। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गई है और 6.1% तक, 60.1% तक पहुंच गई है। जिसमें से आप जान लीजिए कि मेल कितने हैं, आपके फीमेल कितने हैं। मेल का पार्टिसिपेशन है 78.8 और फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है 41.7। एक्स्ट्रा
इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है नोट डाउन करते रहो, आगे के अपने नोट्स बनते रहेंगे और उनको रिवाइज करते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन? फंडामेंटल राइट फिर से रिपीट हो गया। तो फंडामेंटल राइट से सारे बेसिक रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियोज में जो हमने इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे उनके लिए बनाए थे, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। उसमें डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, बहुत सारी चीजें, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए से फ्रांस से कनाडा से क्या क्या उठाया वहां पे डिस्कस है। अब कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो फॉरेन सिटीजन को नहीं दिए जाते? फॉरेन सिटीजन कौन से है? जो इंडिया से नहीं बिलोंग करते हैं, कोई अगर अमेरिकन आ जाए, कोई ब्रिटिश आ जाए, कोई जापानीज आ जाए, तो ऐसे कौन से राइट है जो उनको नहीं दिए जाएंगे? अब उनको क्यों ही दिए जाए सारे के सारे राइट? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स तो आपने अपने इंडियन सिटीजन के लिए बनाया, तो इंडियन सिटीजन को सारे राइट्स दिए जाते हैं। कौन से ऐसे राइट है जो फॉरेन सिटीजन को नहीं दिए जाते? उसमें आप थोड़ा सा सोचिए और समझिए, दो ही राइट है। क्या है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका आर्टिकल 19 में फॉल करता है। ये क्या बताता है कि आप ऑब्वियसली कोई ब्रिटिश या कोई अमेरिकन आएगा और यहाँ पे आके वो इंडिया के कल्चर के बारे में, वुमेनहुड के बारे में, यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी ओपिनियन शेयर करे, तो हम नहीं बियर करेंगे, तो वो राइट इसको नहीं दिया जाता। दूसरा क्या है? हमने एक राइट बनाया था आर्टिकल 29 से लेके 30 तक, जिसमें हमने कल्चरल और एजुकेशनल के स्पेशल राइट दिए थे। किसको? मिनॉरिटी को। मिनॉरिटी को क्यों दिए थे? कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं या मिनॉरिटी में कम्युनिटी है जो अपना कल्चर को प्रिवेंट करके चलना चाहते हैं, लैंग्वेज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने उन्हें कुछ स्पेशल फ्रीडम दी है। तो वो फ्रीडम हम एक फॉरेन सिटीजन को क्यों दे? वो तो यहाँ पे आके अपना जापानीज कल्चर स्प्रेड करे, तो इज दैट शुड नॉट बी अ फंडामेंटल राइट टू हिम। Okay, तो वो दो राइट्स में नहीं है, तो उन दोनों राइट्स में से मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ मेंशन है, जो कि नहीं दिया जाता है फॉरेन सिटीजन को। और कौन से ऐसे राइट्स है जो इवन फॉरेन सिटीजन को भी प्रोवाइड किए जाते हैं? वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल दी जाएगी। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो दी जाएगी। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फंडामेंटल राइट सारे आर्टिकल के साथ आपको ऑन टिप्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, a stratigraphic sequence of lower and upper Paleolithic tools was identified in कर्नाटका में आइडेंटिफाई करे गए, लेकिन कर्नाटका में कौन सी वैली या कौन से केव में आइडेंटिफाई करे गए? तो आपके सामने नाम है बेलन वैली, सांगो वैली, गुड़ियाम वैली, मालाप्रभा और घटाप्रभा वैली। तो मैं आपको एक नाम जरूर इसमें से याद करवा देती हूँ, जो है इसामपुर। इसामपुर क्या है? वो एक ऐसी प्लेस है कर्नाटका में जहां पे फर्स्ट टाइम ये आर्टिफैक्ट पाए गए थे। और ये आर्टिफैक्ट पता कौन से टाइम से है? आपने अपनी एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है। जब 2.5 मिलियन ईयर्स अगो जो आपके लोग रहते थे, ह्यूमंस रहते थे, तो वो जिंदा रहने के लिए क्या बनाते थे? टूल्स बनाते थे। तो उन टूल्स का काम क्या होता था? एक होता था लोअर पैलियोलिथिक। तो लोअर पैलियोलिथिक में क्या होगा? ये स्टोन एज की बात हो रही है, ध्यान रखना। पैलियोलिथिक टूल स्टोन एज से बिलोंग करता है, जो 2.5 मिलियन ईयर्स पहले आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी। तो उसमें क्या क्या बनाते थे? नाम सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है कि कटिंग करने के लिए कुछ है, स्किनिंग करने के लिए कुछ है। तो ऐसे लोअर काम के लिए जो है वो लोअर पैलियोलिथिक होगा। अपर पैलियोलिथिक टूल कौन से हो जाएंगे? जो किसी को मारने के लिए, स्विंग के लिए, स्पेयर एक हथियार बनाया गया, वो अपर पैलियोलिथिक टूल जाएंगे। फिशिंग के लिए जो बनाए गए। ठीक, तो ये कहाँ पे पाया गया? इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मालाप्रभा और घटाप्रभा वैली। कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका में एक और नाम याद रखना है, इसामपुर। ठीक है, फर्स्ट एक्टिफाइड वहां पे पाए गए थे। कौन सी एज से बिलोंग करता है? स्टोन एज से बिलोंग करता है, पैलियोलिथिक टाइम से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज एसोसिएटेड विद फेस्टिवल ऑफ बैसाखी? बैसाखी फेस्टिवल के साथ कौन सी कम्युनिटी है? मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन क्या है? सिख कम्युनिटी। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। लेकिन बैसाखी के साथ आपको क्या याद रखने फैक्ट्स, वो आप ध्यान रख लीजिए कि बैसाखी को और क्या बोला जाता है? इसको एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। सिख कम्युनिटी से है, तो बेसिकली ये कहाँ पे मोस्टली पॉपुलर है? पंजाब से इसका ओरिजिन है। ठीक है, और इसमें हम करते क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो इसमें कौन सी क्रॉप को कटिंग होती है? रबी क्रॉप की कटिंग होती है। रबी क्रॉप के दो मेजर क्रॉप बता देती हूँ, क्या है? व्हीट और बार्ले। तो हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कटाई होती है। तो रबी क्रॉप उगाई कब जाती है? इसे विंटर क्रॉप बोलते हैं। इसकी कंपैरिजन में दूसरी क्रॉप कौन सी होती है? समर क्रॉप, खरीफ क्रॉप होती है। रबी क्रॉप कब हो जाती है? आपकी अक्टूबर नवंबर टाइम पे, और कटाई कब हो रही है इसकी? आपकी अप्रैल के टाइम पे। ठीक, और इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ हिंदू कैलेंडर में क्या बोला जाता है? सोलर न्यू ईयर बोला जाता है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग उनका नया साल शुरू होता है 13 to 14 अप्रैल में, ये लाई करता है। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में व्हाट इज द इंडिया की पर कैपिटा एनएनआई यानी कि नेट नेशनल इनकम कितनी है। तो नेट नेशनल इनकम कौन से कंसेप्ट से आपका ये पूछा गया है, ये आपका इकोनॉमी से पूछा गया। इकोनॉमी में आपको जानना है कि आपकी कंट्री की इनकम कितनी है। अब आप मान लीजिए पर कैपिटा से समझ लीजिए यानी कि पर पर्सन, एक इंसान की कितनी इनकम होगी। तो आप एक इंसान की इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम ले लो, सब लोगों की इनकम ले लो। टोटल इनकम को किससे डिवाइड कर दोगे, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो जितने लोग हैं। तो जब आप टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगी, एक बंदे की इनकम आ जाएगी। तो दैट इज पर कैपिटा इनकम। जब हम टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते तो आपकी पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम आ जाती है। अब ये कौन सी ईयर की पूछी गई है, 2022 से 2023 की पूछी गई है। तो आपको सिंपल फैक्ट इसका याद रखना है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, 98,374 पर कैपिटा इनकम है आपकी 2022 से 2023 की। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, सामने लिखा है कांस्टेंट 2011 से 2012। तो इकोनॉमी में क्या होता है, हम इकोनॉमी का जो डेटा होता है जो आपने करंटली कैलकुलेट करा है वो किससे कैलकुलेट करा है, तो कंपेयर करा है। अब कंपेयर करा है तो किससे कंपेयर करा है, बेस ईयर एक होता है। तो बेस ईयर हमने सिलेक्ट कर रखा है 2011 से 2012 का। ये ध्यान रखना है। बेस ईयर क्या होता है, जिसके साथ करंट ईयर के डेटा स्टैट्स को कंपेयर किया जाता है। Which language was included in the list of languages in the 8th schedule of the Constitution by 21st Constitution Amendment Act? तो आपका 8th schedule, आपके जो 8 कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या है, पार्ट्स है, उस पार्ट्स में आर्टिकल है और फिर आपका क्या है, स्केड्यूल्स है। कितने आर्टिकल्स है, कितने स्केड्यूल है, पार्ट्स है, वो आपको पता होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपका उसमें से एक 8 स्केड्यूल है। एक स्केड्यूल किसको डेडिकेटेड है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डेडिकेटेड है, जितने भी लैंग्वेजेस वहां पे लिस्टेड है। तो ओरिजिनली वहां पे कितनी लैंग्वेजेस थी, ओरिजिनली वहां पे 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ लैंग्वेजेस ऐसी थी जिसपे डिबेट हुआ, जिसकी डिमांड बढ़ी, जिसको बोला गया हाँ भी उसको भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना चाहिए। तो कौन सी लैंग्वेज थी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो आपकी आई थी, वो आई थी सबसे पहले आपकी सिंधी। और कौन से ईयर में आई थी, 1967 में आई थी। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट दोबारा हुई। अमेंडमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव आता है, 71st अमेंडमेंट, 21 और 71 याद रख लेना। देन इसमें कौन से साल में हुई थी, 1992 में। तो इसमें एक नहीं 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। उन तीनों लैंग्वेजेस का नाम क्या है आपका, कोनकानी सॉरी एंड मणिपुरी और प्लस में आपका नेपाली। फिर 21 और 71 के बाद आपकी एक लेटेस्ट और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रही है लैंग्वेजेस में, वो 92, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, 92, 21, 71, ठीक है। 2003 में जो हुई थी, और उसमें आपकी अगेन 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई है। वो क्या थी आपकी, बोडो, ठीक है, डोगरी ऑप्शन में है, फिर आपकी है मैथिली और आपकी है संथली, वो भी आपके ऑप्शन में है। ओके, तो 14 थी, अब कितनी है आपकी, 22 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज क्रिएटेड बाय एब्रोगेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो जब जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। तो उस न्यूज से रिलेटेड आपका कंसेप्ट पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो रिमूव किया गया था। तो कौन सा आर्टिकल रिमूव किया गया था, बहुत ही फेमस है, आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था। तो आर्टिकल 370 करता क्या था, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस देता था। किसको, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। उस स्पेशल स्टेटस में कुछ ज्यादा ही उनको स्पेशल चीजें दी गई थी। वो क्या क्या दी गई थी कि वो एक स्टेट होते हुए भी अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकता है, अपना खुद का संविधान, खुद की रूल बुक लिख सकता है और खुद का फ्लैग डिजाइन कर सकता है, और उसको कंप्लीट ऑटोनॉमी है कि वो अपने स्टेट के जितने भी इंटरनल अफेयर के मैटर्स है उनसे वो खुद डील कर सकता है। ठीक है, तो ये सब 2019 में हमने रिमूव कर दिया, 5 अगस्त की बात है। और उसी टाइम पे 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को स्टेटहुड ही हटा दिया, उनको स्टेट ही हटा दिया और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी गई है। ठीक है, तो आंसर क्या है, फर्स्ट आर्टिकल 370। नेक्स्ट न्यूज से है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है।
दुखू माझी फ्रॉम वेस्ट बंगाल से है, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था 2024, रिसेंटली न्यूज है। उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा, किस फील्ड में, एनवायरमेंट और अफोरेस्टेशन में। क्या किया है ये पर्सन वेस्ट बंगाल से, अगर आप न्यूज पर पढ़ रहे हो तो सामने लिखा हुआ है पद्मश्री अवार्ड किया गया है। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, पद्मश्री। हाँ, और इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना है तो बस इतना जानना होगा कि इनको किस टैग दिया गया है, इनको एक नया टैग दिया है, उसका नाम है गच दादू, जिसका मतलब क्या है, ट्री ग्रैंडफादर। ओके, फॉर हिज लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए इनको अवार्ड करा गया पद्मश्री। उन्होंने क्या करे थे, 15 साल की उम्र से कुछ 5,000 पेड़ लगाए हैं अभी तक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं आता तो कौन सा क्वेश्चन आता है। नेशनल बर्ड आपकी पीकॉक है। ओके, साइंटिफिक नेम क्या है आपका इसका, पावो क्राई स्टेटस। ठीक है, अब पीकॉक को ही क्यों सिलेक्ट करा गया, क्या डिग्निफाई करता है, क्या लाइक सिग्निफाई करता है, और इसका सिंबलाइज क्या करता है, ये सिंबलाइज करता है आपकी कंट्री के ग्रेस को, ब्यूटी को, एलिगेंस को एंड प्राइड को। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि नाम क्या है, इंडियन पी फॉग। ओके, फैक्ट्स है, बिल्कुल रिकॉर्ड करते रहो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो आपके सामने आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिपिक्ट करता है डीएनए। डीएनए क्या है, सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे क्रिस क्रॉस के पोर्शन में क्या बने होते हैं, आपके क्रोमोसोम बने होते हैं। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल में, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पेयर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके, 46 क्रोमोसोम हो गए। अब इस क्रोमोसोम के अंदर जो धारियां वाली होती हैं, ये धारियां के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और ये डीएनए को, ये जो डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स का मतलब क्या हुआ, ये इसके स्ट्रक्चर को बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे क्रिस क्रॉस में इसकी ऐसे धारियां। तो आपको आंसर पता चल गया, इसका करेक्ट ऑप्शन तो डी है। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या जानना है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। डीएनए करता है क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, आपका जो आई का कलर है वो आपकी मदर या आपके फादर से, मम्मी या पापा से क्यों मैच करता है, बिकॉज ऑफ द डीएनए। आई का कलर, आपका हेयर का कलर, आपकी हाइट जो है वो भी जेनेटिक फैक्टर से इफेक्ट करती है। करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम, फिर से आ गया आपका इंडिया की पर कैपिटा इनकम, फिर से आ गया, लेकिन इस बार क्या पूछा है, 2011-12 जो आपका बेस ईयर है उसके कंपैरिजन में कितना परसेंट क्या हुआ है, आपका इंक्रीज हुआ है। जो बेस ईयर है कितना परसेंट आपका इंक्रीज हुआ है 2022-2023 में। तो इसका डायरेक्ट आंसर है 35.12% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2014 to 15। नेक्स्ट, एज पर द मार्च 2024 रिपोर्ट पब्लिश हुई थी IQ एयर पे, व्हाट वाज द इंडिया के रैंक अमंग टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 10 कंट्रीज को देखा गया था, तो उन टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया ने काफी अच्छा रैंक करा, जिसमें उसकी एयर क्वालिटी बहुत ही पुअर पाई गई है, दैट इज सिक्स्थ रैंक इंडिया की थी। एंड नेक्स्ट क्या हुआ, अब इसके बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर काफी ऐसी स्टेट्स थी जो पूरे वर्ल्ड में वर्स्ट क्वालिटी एयर में पाई गई। तो सबसे पहली जो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में वर्स्ट क्वालिटी एयर है, जो है आपका मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है बारी हट, मेघालय स्टेट के अंदर। ओके, तो एंड ये जो कॉजेज हैं, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, इसकी कॉज ये है कि आप क्रॉप रेसिड्यू बर्न करते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन से पोल्यूशन होता है, व्हीकल एमिशन। इसके क्या थे, ग्रेट कॉज थे एयर क्वालिटी पुअर होने का। अब एयर क्वालिटी कैसे टेस्ट करेगी कि पुअर होती है, जो कि साइंटिफिक फैक्ट है और आपको याद रखना है, बायोलॉजी में भी आता है आपके, कि पीएम पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, PM 2.5। ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आप सांस लेंगे तो आपके लंग्स में चले जाएंगे और आपके खून के साथ भी मिल सकते हैं, ब्लड के साथ मिक्स जाएंगे, तो आपको उससे आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये सब चीजें हो सकती है। तो जो PM 2.5 है वो कितना पाया गया एयर में, 128
यूजी, इसको पढ़ते हैं माइक्रोग्राम मीटर पर क्यूब पाया गया, जो सेफ लिमिट होती है ना कि जितना होना चाहिए उससे ये 6 गुना ज्यादा था। ठीक है, और भी इंडिया की स्टेट्स हैं जो कि फरीदाबाद हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, ये सब भी स्टेट है जो पॉल्यूटेड स्टेट में पाई गई हैं। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सैंड आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जैसा कि आप सामने इमेज देख रहे हैं, बड़ा अच्छा क्लियर वर्ड लिखा हुआ है वहां पे राइट में, ओडिशा। तो ओडिशा में सैंड आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसमें ये क्या स्पेशल है? ये इसलिए स्पेशल है बिकॉज पिछले साल जब ये ऑर्गेनाइज करा गया तो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे फेमस होता है। 250 पार्टिसिपेंट आए थे, जिसमें से आपके 8+ पार्टिसिपेंट कहाँ से थे? यूके के से थे, यूनाइटेड किंगडम से आए थे, मैक्सिको से आए थे, जापान से आए थे एंड अदर कंट्रीज से आए थे। तो ये हर साल बनाया जाता है, याद रखना। और कौन से मंथ में बनाया जाता है? दिसंबर के महीने में बनाया जाता है, 1 से 5 तारीख के बीच में। नेक्स्ट, द फेमस इंसिडेंट नोन एज द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। आपने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 1907 में क्या आया था? सूरत स्प्लिट आया था। सूरत स्प्लिट आया किसमें था? आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रही थी, ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए फाइट कर रही थी। ये कब बनी थी, क्यों बनी थी और किसने बनाई थी? पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको बता रही हूँ 1907 का सूरत स्प्लिट क्या हुआ था। तो जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसके अंदर क्या हुआ था? धीरे धीरे विभाजित होने लग गए थे लोग। किसमें? एक को बोला गया रेडिकल्स और एक को बोला गया मॉडरेट्स। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बस कैटेगरी ऑफ पीपल है। कुछ लोग अपने आप को मॉडरेट मानते थे, कुछ लोग अपने आप को रेडिकल्स मानते थे। अब जो ये आपके रेडिकल्स, इनका तरीका था, इसका नाम क्या था? एक्सट्रीमिस्ट। अब इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को क्या चाहिए था? कि ब्रिटिशर्स को हटाना, और मॉडरेट्स को क्या चाहिए था? ब्रिटिशर्स को हटाना। लेकिन तो तरीके अलग थे। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे रेडिकल मूवमेंट करो, सब कुछ बहुत तेजी से लाओ, फास्ट होना चाहिए एवरीथिंग। और मॉडरेट्स क्या कहते थे? नहीं, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे बदलाव लाएंगे, धीरे धीरे चेंज लाएंगे। ये कहते थे यार चलो मीटिंग्स करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे और ब्रिटिशर्स को समझाएंगे कि हाँ भाई क्या कानून किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो सही कर दीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कहते थे रिमूव एवरीथिंग, छोड़ो सब कुछ, बॉयकॉट करो चीजों का। सो देश चाहिए हमें अपना। ठीक है, छोड़ दो ब्रिटिशर्स के सारे गुड जो काम कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो और अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाओ, सीधा गिव अप एंड फाइट। एंड इनमें एक और क्या बोलते थे? ये हमें स्वराज चाहिए और स्वराज के साथ साथ सेल्फ रूल चाहिए। और इन्होंने, मॉडरेट्स ने क्या करा था? ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज और एजुकेशन को सपोर्ट किया था कि हाँ उनकी कुछ पॉलिसीज है, उनके कुछ एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया को बेनिफिट कर रहा है और आगे भी बेनिफिट करेगा, और करा भी है कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट टाइम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि सूरत स्प्लिट जो है किससे रिलेटेड है? हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी, ऑल मुस्लिम लीग। तो आपका आंसर आपको मिल चुका आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, द सेंसस इज एन ऑफिशियल काउंट है पॉपुलेशन का, कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्वेश्चन में ही इसकी डेफिनेशन है, आपको सेंसस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेंसस होता है क्या है? हर 10 साल बाद आपकी पूरी पॉपुलेशन काउंट होती है। पॉपुलेशन काउंट के साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हमें जानने को मिलती हैं, तो वो सेंसस करता है। तो सेंसस, सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को जब भी आए, इंडिया इंडिपेंडेंस का। क्यों? बिकॉज इंडिया का जो सेंसस हुआ था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेशन अलग ईयर में हुआ था, और इंडिया जो बिफोर ब्रिटिश रूल था उसका भी फर्स्ट सेंसस अलग में हुआ था, अलग ईयर में हुआ था। तो ब्रिटिश के टाइम पे जो इंडिया का पहला सेंसस है वो कब हुआ था? 1871 72 में हुआ था। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई 1947 में, उसके बाद पहला सेंसस आपका जारी किया था 1951 में। 51 के बाद 10 साल बाद 61 में, देन 10 साल बाद 71 में, 81 में, फिर 91 में, फिर 91 के बाद 2001 में, फिर 2011 में। 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से वो क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो 2011 का ही डेटा ओल्ड है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट है बिकॉज गवर्नमेंट हर जगह उसी को यूज करती है। तो सेंसस में आप सामने देख पा रहे हैं क्या क्या जानने को मिलता है। क्या फीमेल लिटरेसी है, क्या मेल लिटरेसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लोग कितने साल ऑन एन एवरेज जी पा रहे हैं इंडिया में, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कहाँ पे हाईएस्ट है, कहाँ पे लो है, तो वो जानने को मिलता है। पॉपुलेशन क्या होती है? कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला इंडिया का इंडिपेंडेंस सेशन 1951 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है? इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, तृष्णा। तृष्णा नाम देखिए, तृष्णा है क्या? एक सैटेलाइट है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। एक मिशन है, सैटेलाइट मिशन है। किसके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है इसका? इंडिया ने किसके साथ करा? तो इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो।
इसरो ने किसके साथ ये बनाया? CNES के साथ बनाया, जो कि अगेन एक स्पेस एजेंसी है। किसकी है वो स्पेस एजेंसी? वो है आपके फ्रांस की स्पेस एजेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस है। अब ये है क्या? एक सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट का जो पहला वाला पार्ट आप पढ़ रहे हैं, थर्मल इंफ्रारेड, ये पहला वाला पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये थर्मल इंफ्रारेड इसके अंदर डाला गया, वही इसी को स्पेशल बनाता है, तभी ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आया हुआ है। थर्मल इंफ्रारेड करता क्या है? आपकी अर्थ का टेम्परेचर चेक करके रखता है, सरफेस एरिया का टेम्परेचर चेक करके रखता है, और प्लस अर्थ से जितनी आपकी धरती से जितनी गर्माहट निकलती है उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन का भी ट्रैक रखता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Okay. तो हमने 20 क्वेश्चन आज के कवर करे। आने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो मैं नेक्स्ट विद इन अ डे और 2 आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। उसमें आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है ये उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें मिक्स है, आपका पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी आ गया, ज्योग्राफी भी कवर हो गया, तो सारे टॉपिक आपके साइड बाय साइड कवर हो रहे हैं, और इससे आपको ये पता चल रहा है कि इन क्वेश्चन से पता चल रहा है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल रिलेटेड है तो फंडामेंटल राइट पढ़ो, डीपीएसपी पढ़ो, वो सारे टॉपिक्स पढ़ो। और लेकिन जो वीडियो आएगी वो आपके विद इन अ डे और 2 आएगी। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको तो रोज प्रैक्टिस करने चाहिए क्वेश्चन। तो रोज प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ से करोगे? हमको हमारे टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल पे 40,000 प्लस सब्सक्राइबर है, 42-43,000 है। तो उस पर रोज, जहां तक मैं देख रही हूँ और हमारी टीम डालती है, तो 30 से 40 क्वेश्चन वहां पे रोज डिस्कस हो रहे हैं। उसमें इंग्लिश भी है, करंट भी है, स्टैटिक भी है, जीके भी है, हिस्ट्री पॉलिटी सब है, और बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और रोज क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, रोज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर आप रोज के 30-40 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके वो एक महीने में आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और साथ साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे होंगे, और उनको आप पेपर में जाने से पहले रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो आप जैसे एक लिंक क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो क्या मिस कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। कुछ भी डाउट है, मोर पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आप हमारे ऐप से भी, फ्री रिसोर्सेज है वहां से देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हमारे प्रीवियस से सिलेक्शन हुए हैं, डीडीए, डीडीएसबी, एसएससी, उन सबने उनको पढ़ा है और रिस्पॉन्स हमें काफी पॉजिटिव मिला है। तो अगर कोई पर्सनल कुछ डाउट पूछना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए। वहां पे डे टू डे क्या होगा, हम सारी नोटिफिकेशन सब कुछ अपलोड कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी चेंजेस आ रहा है ना, तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आपकी मिस नहीं होगी। प्लस पर्सनली कुछ पूछना हो तो आप हमारा इंस्टा चैनल है ऑफिशियल विनय कक्षा के नाम से, या मुझसे कुछ पूछना हो तो मेरे इंस्टा चैनल पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के विनय कक्षा एक्सपैक गूगल प्ले स्टोर पे फॉर और iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी हो तो ऑफिशियल नंबर नीचे मेंशन है 99 समथिंग, वो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।